Hello students, today's topic is how we can derive Coulomb's law using Gauss law. हम आज देखेंगे कि गॉस लॉ से कैसे Coulomb's law को derive कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो गॉस लॉ है ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ही है, बस रिटन है इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब इट इज सेम एज Coulomb's law। तो जब ये बात हम कह रहे हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट है बट डिफरेंट फॉर्म में लिखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस इक्विवेलेंसी में एक रिलेशन होगा। मतलब हम दिखा सकते हैं इस बात को कि हाँ वास्तव में Coulomb's law जो है गॉस लॉ से ही निकला है या गॉस लॉ Coulomb लॉ से निकला है। तो आज हम बेसिकली Coulomb लॉ का डेरिवेशन करेंगे गॉस लॉ से। ठीक, तो गॉस लॉ अप्लाई करने के पहले आपको एक दो चीजें प्रीवियस लेक्चर में अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। गॉस लॉ से हमने ये देखा था जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, और वो सरफेस जो है हमारी गॉसियन सरफेस होती है, आर्बिट्रेरी सरफेस होती है, हाइपोथेटिकल सरफेस होती है, इट मे बी ऑफ एनी शेप। तो गॉस लॉ ये कहता था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over that surface is always equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface. This charge is the net charge। वो net charge कितना enclose कर रही है। दूसरा, गॉसियन सरफेस चूज करते समय क्या सावधानी रखनी है, केवल हमें वही सरफेस चूज करनी है जिनके लिए हम इस इंटीग्रेशन को आसानी से सॉल्व कर सके। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। पिछले वैसे लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, गॉसियन सरफेस बेसिकली एक इमेजिनरी आर्बिट्रेरी सरफेस है अराउंड एनी चार्ज, और वो चार्ज उस सरफेस के अंदर कंटेन्ड है। और ये सरफेस होनी चाहिए सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि हर जगह एक जैसी समरूपता, हिंदी में अगर कहें सिमेट्री होनी चाहिए। सरफेस कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल। जैसे या तो हम सिलिंड्रिकल शेप लेंगे या स्फेरिकल, ज्यादातर स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल ही लेते हैं। दूसरा, इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर मान लिया आपने किसी चार्ज के अराउंड आपने कोई स्फीयर, ये चार्ज था यहाँ पर प्लस क्यू, आपने ओ सेंटर मान के गॉसियन सरफेस ड्रा कर ली। ये एक स्फीयर है जिसकी एक सर्टेन रेडियस होगी, वो आर होगी। अब इस गॉसियन सरफेस पर मान लिया इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, आगे हम फील्ड ही निकालेंगे। तो कोई भी जो चीज आप निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी, डेरिवेशन आएगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, तो वो वैल्यू सेम रहेगी, चाहे इस पॉइंट पे निकाले, चाहे यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, कहीं भी निकाले। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की सेंटर ओ से डिस्टेंस हर बार क्या रह रही है? सेम रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कैलकुलेट करेंगे किसी डिस्टेंट पॉइंट पर, वो भी हमेशा सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। तो इस एस्पेक्ट को लेके हम चलते हैं कि गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता। दूसरा, जब हम इस गॉसियन सरफेस को चूज करेंगे, हमें बहुत वाइजली चूज करना है, क्योंकि हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो आइदर वी विल गो विद द सरफेस ऑफ स्फीयर और सिलेंडर। स्फीयर के लिए हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है, और किसी सिलेंडर जिसकी रेडियस आर और लेंथ एल है उसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है। तो इन सब बातों के परे पहले आज हम Coulomb's law निकालते हैं। और Coulomb's law तो आपको पता ही है, 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो गॉस लॉ से Coulomb's law निकालना है। तो गॉस लॉ पहले शुरू करते हैं। हमने मान लिया हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जो किसी पॉइंट ओ पर है। ओ को सेंटर मानकर हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया जिसकी रेडियस थी आर। ठीक है, आर रेडियस का हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। ये रेडियस कितनी है? आर। ठीक, अब ये प्लस चार्ज है तो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड
डिस्पर्स होंगी, बाहर की ओर निकलेंगी, यानी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की ओर। अब ये कोई सरफेस है, ठीक, ये सरफेस किसकी थी, स्फीयर थी, तो हम एक इसका एलिमेंट्री सरफेस एरिया मान लेते हैं यहां पर, वो है हमारे पास ds। हमने इसका मान लिया ds। अब इस एरिया को एरिया वेक्टर में लिखने के लिए क्या लेंगे, कोई भी एरिया होता था तो उसके आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ही उसके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता था, तो इसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड। इस सरफेस का मैग्नीट्यूड ds है, लेकिन वेक्टर में ये ds वेक्टर है। तो अब इस डायग्राम से एक चीज देखने पे पता चल रही है कि E की डायरेक्शन और जो हमारा सरफेस एरिया है ds वेक्टर, उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक है, दे आर पैरेलल, और पैरेलल के केस में वो कोई भी एंगल नहीं बनाते हैं, उनके बीच एंगल 0 होता है। लास्ट लेक्चर में जहां हमने प्रूफ किया है गॉस लॉ को, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, बस वहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी थी, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले निकालेंगे। क्या वास्तव में इनवर्स स्क्वायर लॉ ही आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो गॉस लॉ हम अप्लाई करने वाले हैं। तो हमें पता चल गया इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा, फाई ई, वो कहेगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, और इनके बीच एंगल कितना है, ई और ds के बीच में 0, क्यों, क्योंकि वो दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, तो cos 0 हो गया 1, और E आ गया हमारा बाहर, और ये इंटीग्रेशन में चला गया सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, जिसकी रेडियस कितनी थी r। अब स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें मिल गई, किसकी सहायता से मिली, अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से देखा और इसको लगा लिया। अब हमें क्या करना है, कूलॉम लॉ निकालना है गॉस लॉ से, तो हम गॉस लॉ तो कहीं लिखे, तो हमारे पास गॉस लॉ क्या है, फ्रॉम गॉस लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स हमेशा क्या होगा, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज enclosed by that surface. Now in equation 1 you have the value of electric flux, and from Gauss law you again have the value of electric flux, that is Q upon epsilon naught. Now LHS of both equations is equal, so we can equate equation 1 and equation 2. Let us find out what we get on equating these two equations. चलिए इसको इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ गई, ये अपॉन में आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके साथ ले रहे हैं, Q अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाल ली। किसी डिस्टेंट पॉइंट P पर, इसको P अगर मान लें, जो उस सेंटर से R डिस्टेंस पे था स्फीयर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ही तो है। तो जो बात हमने लास्ट लेक्चर में कही थी, इनवर्स लॉ स्क्वायर होगा जब तक, तभी तक गॉस लॉ चलेगा, तो ये वैलिडिटी भी चेक हो गई। दूसरा हम निकालने वाले हैं कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ क्या है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स बताता है बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस विच आर एट रेस्ट। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालने वाले हैं, और उसके लिए हमें 2 चार्ज चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा क्या था, ये सोर्स चार्ज था, इसकी एक फील्ड है, और एक कोई टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ पर हमने प्लस Q नॉट। तो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। तो F इक्वल QE की डेफिनेशन से हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी F इक्वल टू Q नॉट इंटू E। Here is Q and electric field is due to this source charge, and plus Q naught is the test charge, और टेस्ट चार्ज की डायमेंशन बहुत कम रखते हैं, सो दैट इसकी जो अपनी इंडिविजुअल खुद की फील्ड है वो कोई इस पर इफेक्ट नहीं डाल सकती है। ये मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमने एक लेक्चर बनाया है। अब हमारे पास उस टेस्ट चार्ज पर इस सोर्स चार्ज की वजह से
लगने वाले फोर्स की वैल्यू पता चल गई, और ई की वैल्यू हमें पता है उस डिस्टेंट पॉइंट की वजह से। इस ई की वैल्यू उठाकर यहाँ हम रख देते हैं। तो ई क्या था, 1/4πε0 Q/r², और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, Q0 की। तो इस डेरिवेशन से हमें कूलम्ब लॉ मिल गया, यानी गॉस लॉ से हम कूलम्ब लॉ बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस डेरिवेशन में किया है। और ये कूलम्ब लॉ है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड Q0। तो बेसिकली गॉस लॉ क्यों लगा रहे हैं, गॉस लॉ लगाने से खासकर मतलब उन्हीं सरफेसेस पे लगाएंगे जिन जो सिमेट्री है, रिपीटिशन है उनके शेप में, जैसे स्फीयर या सिलेंडर। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से हम जो इंटीग्रेशन है सरफेस का वो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और कूलम्ब लॉ से निकालेंगे तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए उसको हम हटा देते हैं, नहीं मानते हैं, हम हमेशा कूलम्ब लॉ से चलते हैं। तो ये कूलम्ब लॉ का गॉस लॉ से चलते हैं, कूलम्ब लॉ को हटा देते हैं। तो ये कूलम्ब लॉ निकाल लिया हमने गॉस लॉ से, और ये उसी एस्पेक्ट पे निर्धारित किया है, हमने निकाला है कि दोनों ही इलेक्ट्रिकल फील्ड और फोर्स दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ होंगे, तभी जो है हम गॉस लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि गॉस लॉ के एप्लीकेशंस क्या है, चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं।